आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि बीए पंचम सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेबस के बारे में। जो भी हमारे छात्र 2023 और 24 या फिर 25, 26 या फिर आने वाले सालों में किसी भी साल वो परीक्षा देने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव आए या फिर सब्जेक्टिव आए, वो कहाँ से आएंगे, आपको क्या तैयार कर लेना है जिससे आप लोगों को हेल्प मिल जाए। क्योंकि आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि टॉपिक्स जो होते हैं उन्हीं से आप सभी की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा तो आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर देख लीजिए। ये बीए थर्ड ईयर यानी कि बीए तृतीय वर्ष में पंचम सेमेस्टर है और सब्जेक्ट का नाम है आपका पॉलिटिकल साइंस। और ये जो है पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है। आप सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि बीए पंचम सेमेस्टर के पास सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर का सिलेबस मैंने आपको पहले बता रखा। आज की इस वीडियो हम पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र के सेकेंड पेपर के जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। और प्रश्न पत्र यानी पेपर का नाम है प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हिंदी में मतलब होता है लोक प्रशासन का सिद्धांत। तो जितने भी प्रश्न होंगे सब लोक प्रशासन और सिद्धांत से जुड़े होंगे। ठीक है, लोक से, प्रशासन से, ठीक है, इन्हीं से होंगे। ठीक है, इनके सबके सिद्धांत के बारे में। और हर सब्जेक्ट की तरह ये भी 8 यूनिट में डिवाइड है। और ये जो है ना 8 यूनिट में डिवाइड है और 8 यूनिट से ही जुड़े क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, अलग कहीं से नहीं आएगा। और ये 8 यूनिट इंग्लिश में है और आपको समझाने के लिए आप अच्छे से समझ पाएँ इसलिए मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है। तो पहला यूनिट है, इसी तरह 8 यूनिट है, उन्हीं पे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। तो पहला यूनिट आपका है लोक का अर्थ बताइए। ठीक है, लोक प्रशासन का अर्थ बताइए, स्वरूप बताइए, क्षेत्र एवं महत्व बताइए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। लोक प्रशासन का विकास बताइए कैसे हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हो सकता है क्वेश्चन। और सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बारे में बताइए, सार्वजनिक और निजी प्रशासन क्या होता है। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, यानी कि जो आधुनिक करंट का जो राज्य है उसमें लोक प्रशासन का क्या भूमिका है, क्या योगदान है, वो आपको बताना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे फर्स्ट यूनिट में। तो चलिए जानते हैं लोक प्रशासन के बारे में सबसे पहले। ठीक है, अगर आपकी जानकारी के लिए बता दें, ध्यान से सुनेंगे, हमको बता दे रहे हैं लोक प्रशासन सिद्धांत के बारे में। ठीक, तो लोक प्रशासन सिद्धांत का जो प्रारंभ है वो सन 1927 से, ठीक है, 1927 में लोक प्रशासन सिद्धांत सन 1927 में WF, ठीक है, WF, ठीक है, विलोबी की प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से माना जाता है। ठीक है, लोक प्रशासन का सिद्धांत के जो मतलब कि स्टार्टिंग है वो 1927 से मानी जाती है। ठीक है, ये इसका सिंपल परिचय हो गया। बाकी अब हम बात कर लेते हैं लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में, परिभाषा के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि लोक प्रशासन जो है ना, वो लोक प्रशासन का जो जनक है वो वुडरो विल्सन को माना जाता है। ये लोक और प्रशासन जो है ना, इनके जनक हैं वुडरो। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। वुडरो और वुडरो विल्सन है। ठीक है, इनका नाम है वुडरो विल्सन। ये हैं इसके जन्मदाता या फिर जनक, इन्हीं को माना जाता है लोक प्रशासन का जनक। ओके, समझ गए। ओके, उसके बाद आपको लोक प्रशासन की परिभाषा इस प्रकार तैयार करना है कि प्रशासन का वह भाग, यानी कि जो सिस्टम होता है, गवर्नमेंट का प्रशासन होता है, ठीक है, तो प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लिए होता है। प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं या फिर लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता यानी कि जो आम जनता है उसके लाभ के लिए होता है, ठीक है, उसे लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन का संबंध सामान्य नीतियाँ, कुछ सिस्टम होता है, कुछ पॉलिसी होती हैं उनसे है, और सार्वजनिक और साथ साथ में जो पब्लिकी जो नीतियाँ होती हैं, पॉलिसी होती हैं, उससे होता है इसका संबंध। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी परिभाषा लिखेंगे। ओके, ठीक है। अब लोक प्रशासन क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना है, फिर इसके महत्व के बारे में। ठीक है, लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, ये भी बहुत ही टॉप लेवल का टॉपिक है, तो इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ लोक प्रशासन के विकास के बारे में।
तो लोक प्रशासन का विकास आधुनिक काल में जब सम्राटों द्वारा लोक कार्य में प्रशासन तथा कुछ निजी घरेलू व्यवस्था के बीच अंतर जाने लगा। आधुनिक लोक प्रशासन का अध्ययन सबसे पहले प्रासा यानी जर्मनी से आरंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? लोक प्रशासन का अध्ययन जो है वो सबसे पहले प्रासा यानी जर्मनी जो देश है उससे प्रारंभ हुआ था। यह लोक प्रशासन को पर्यवेक्षाधीन लोक कर्मचारियों के परीक्षण पाठ्यक्रम के रूप में पेश किया गया। तो इस प्रकार इसका परिचय लिखेंगे लोक प्रशासन के विकास के बारे में। ठीक है, बाकी बहुत सारा इसके बारे में है, मैं इतना ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना मैं आपको बेसिक अभी बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में हम क्वेश्चन आंसर वाली चीज़ में कवर कराएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इसके महत्व के बारे में आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, लोक प्रशासन के महत्व बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आएंगे वो फर्स्ट यूनिट से ही आएंगे। फर्स्ट यूनिट का आपका क्लियर हो गया तो करीब करीब आपके 30 से 35 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, लोक प्रशासन का महत्व और भूमिका दोनों का मतलब है। तो लोक प्रशासन का मुख्य कार्य जो है वो नीतियों को लागू करना हो। कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ पॉलिसी होती है, उनको लागू करना होता है। ठीक है, बस यही मुख्य इसका मतलब कि भूमिका होती है। और भी बहुत सारी डिटेल हैं जिनको हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर वाली चीज़ में। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे यूनिट नंबर सेकेंड की ओर। यूनिट नंबर सेकेंड में आपको पढ़ना पड़ेगा संगठन के प्रकार के बारे में, आधार और सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, संगठन का वैज्ञानिक प्रबंधन, शास्त्रीय सिद्धांत क्या है। मैक्स वेबर जो कि प्रमुख समाजशास्त्री विद्वान हैं। ठीक है, तो मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत क्या है उसके बारे में पढ़ना है। मानव संबंध सिद्धांत क्या है, निर्णय लेने का सिद्धांत क्या है, पारिस्थितिकी सिद्धांत क्या है। ये सब सिद्धांत से जुड़े प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप तैयार करना चाह रहे हैं तो अभी फिर तैयार कर लीजिएगा। और मैं आपको तैयारी जब हमारी वीडियो आएगी क्वेश्चन आंसर वाली, तब उसमें हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे और उसका उत्तर भी बताएंगे। आज हम आपको ये सिर्फ बता रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स जिनको आपको अभी से आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, इनको पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका हम आपको एक्सप्लेनेशन यानी कि उसका उत्तर भी आपको बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो संगठन के प्रकार के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। संगठन के 2 प्रकार हैं। ठीक है, कितने हैं? संगठन के 2 प्रकार हैं। पहला है औपचारिक संगठन। ठीक है, कौन सा है? औपचारिक संगठन। और दूसरा है आपका अनौपचारिक संगठन। ठीक है, जो कि सामाजिक कल्याण या सामाजिक संतोष के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे संगठन के 2 प्रकार के बारे में। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। ओके, तो बेसिक सा परिचय यूनिट नंबर सेकेंड के बारे में ये मैंने आपको बता दिया। बाकी ये जब क्वेश्चन जो है ना, ये टॉपिक्स है, इनको हम क्वेश्चन आंसर वाली चीज़ में कवर कराएंगे। यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन, तैयार कर सकते हैं आप लोग। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी सिद्धांत आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब पढ़िए जो मैंने बता दिया। अब यूनिट नंबर 3 पे जान लेते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। तो यूनिट नंबर 3 में मुख्य कार्यकारी यानी कि मुख्य जो कार्यकारी होता है वो कौन होता है। ठीक है, और प्रकार और कार्य के बारे में, स्टाफ जो किसी भी कंपनी में किसी भी फैक्ट्री में होते हैं, सहायक एजेंसियां क्या होती हैं। ठीक है, विभाग क्या होता है, डिपार्टमेंट क्या होता है, सार्वजनिक निगम क्या होता है, बोर्ड और आयोग स्वतंत्रता, नियामक क्या होता है। ठीक है, नियामक आयोग क्या होता है, प्रत्यायोजित विधान क्या है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 में आपको ये पढ़ना होगा। तो चलिए मैं आपको मुख्य कार्यकारी के बारे में थोड़ा बता दे रहा हूँ कि मुख्य कार्यकारी क्या होता है। ठीक है, तो जो मुख्य कार्यकारी होता है वो एक कंपनी का अधिकारी होता है। ठीक है, सबसे मुख्य प्रबंधक होता है जिसको हम मुख्य कार्यकारी कहते हैं। ठीक है, जिसको कभी कभी आप लोग बोलते हैं जिसको CEO। ठीक है, प्रमुख कॉरपोरेट निर्णय लेने वाला। ठीक है, CEO किसी कंपनी का, किसी फैक्ट्री का बोलते हैं CEO है ये। ओके, उसी तरह ठीक है, किसी भी कंपनी का एक मुख्य प्रबंधक होता है, अधिकारी होता है। उसके बाद सहायक एजेंसियों के बारे में आपकी परीक्षा में आएगा कि भाई सहायक एजेंसियां क्या हैं। ठीक है, तो सहायक एजेंसियां मूल रूप से विभाग यानी कि जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। जो सहायक एजेंसियां होती हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, शिक्षा का डिपार्टमेंट हो गया, या फिर आपका मेडिकल का डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे का डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, या फिर आपका कोई कंपनी है वो कोई भी डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, तो उन सभी विभागों के लिए सेवा प्रदान करती हैं। जिस भी विभाग का हो
मतलब कि जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन का डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर एजुकेशन से संबंधित जो मतलब सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे कि बुक है और भी बहुत सारी चीज़ आएंगे, उसमें जो नोट्स हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब वहाँ पर प्रदान करेंगी। जब लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, जो ये मतलब कि सहायक एजेंसियां होती हैं ये विभागों को सामान्य सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन वे लोगों को सेवा नहीं करती, यानी कि उस जो मतलब कि आम जनता है जो ऐसे चली जाए तो उसकी सेवा नहीं करते, वो सिर्फ एजेंसियों से अटैच्ड हैं, वो उन्हीं के लिए सेवा प्रदान करती हैं। ये पार्टिकुलर किसी इंसान के लिए फिर किसी लोग के लिए सेवा नहीं करती। एग्जाम्पल के लिए जब आप लोग कोई बड़ी बड़ी दुकान पे जाएंगे, यहाँ पर मान लीजिए होलसेल में कुछ सेल होता, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि आप लोग जब 10,000 का सामान लेंगे, 50,000 का सामान लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तभी आपको वो दुकानदार आपको सामान देगा। कभी कभी आप लोग फुटकर में ले जाते हैं, ठीक है, फुटकर में कि आप मुझे एक पेन चाहिए तो वो आपको नहीं देंगे, ठीक है। उनका कहने का मतलब है कि हम पूरा होलसेल का काम करते हैं बस, तो ये इसका मतलब हो गया। बाकी विभाग क्या है, ठीक है, सार्वजनिक निगम के बारे में आपको पढ़ लेना है। तो सार्वजनिक जो निगम है वह संगठित संस्था है। क्या है? संगठित, मतलब कि संगठनों के द्वारा, कई लोगों के संगठन के द्वारा या फिर कई समुदायों समाज के संगठन के द्वारा बनाई जाती है, जिसको हम संगठित संस्था कहते हैं, ठीक है। जिसका निर्माण विधान बनाने वाली सभा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जो विधान बनाती है उनके सभा द्वारा होता है, जिसके निश्चित अधिकार होते हैं, कुछ मतलब कि निश्चित अधिकार होते हैं कि आपको यही अधिकार है कि आप, मान लीजिए आपने देखा होगा कि किसी कंपनी में HR रहते हैं, ठीक है। ये फिर मान लीजिए जब आप किसी कंपनी में इंटर करते हैं तो आपको सबसे पहले रिसेप्शन पे एक महिला या फिर कोई जेंट्स आपको पुरुष मिलता है, तो उसका सिर्फ यही अधिकार है कि आप आएँ, आपका क्या नाम है, मोबाइल नंबर, आपकी डिटेल, वो एक बुक मतलब कि एक नोट होती है, नोटबुक होती है, उसमें एंट्री करा लेता है कि हाँ भाई आप जब आप किसी कंपनी ऑफिस में जाएंगे तो आप एंट्री कराएंगे रिसेप्शन पे कि हाँ भाई हम यहाँ पे आएंगे, हमारा ये नाम है और हमारा मोबाइल नंबर ये, यही एंट्री की जाती है, ठीक है। किसी भी कंपनी के ऑफिस में आप जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अंदर आप जाइए, जो भी आपका कार्य कराइए। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो वहाँ पर रिसेप्शन होता है उसमें जो महिला है पुरुष होता है, तो उसका सिर्फ इतना ही अधिकार होता है एंट्री कराना, बाकी उसका कोई अधिकार नहीं। तो उसी तरह इसमें बताया जा रहा है इसका भी एक निश्चित अधिकार होता है और इसके कुछ निश्चित कार्य और अधिकार होते हैं, ठीक है। इतना आपको लिख देना, बाकी आप बना के भी लिख सकते हैं और बाकी डिटेल में परिचय हम आपको क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में बताएंगे, ठीक है, ओके। और उसके बाद आपका नेक्स्ट मतलब कि जैसे कि आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं तो जैसे आप कर लीजिएगा, मतलब कि आप अपने क्वेश्चन बैंक और आपके पास बुक है तो उसमें पढ़ लीजिएगा ठीक है, प्रत्यायोजित विधान क्या है ये पढ़ लेंगे, ठीक है। आयोग स्वतंत्रता नियामक आयोग क्या है इसके बारे में पढ़ लेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित करेंगे। अगला यूनिट है बजट की अवधारणा। बजट शब्द आपके मन में आते ही आपको तो कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बजट किसे कहते हैं, फिर बजट की अवधारणा, इसका निर्माण एवं कार्यान्वयन, यानी कैसे कार्य करता है, बजट खाता और लेखा परीक्षा। तो ये हैं कुछ इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो बजट के बारे में जान लेते हैं, बजट की अवधारणा के बारे में। तो बजट आय और व्यय पर आधारित एक व्यय योजना है, यानी कि बजट का मतलब यही हुआ कि कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है, ठीक है। तो जब उसके बाद जो मतलब कि बजट का सिंपल सा अर्थ है, बजट का मतलब होता है आय, यानी कि आय मतलब कुछ इनकम हो रही, व्यय कुछ खर्चा हो रहा है, उस पर आधारित एक योजना है, यानी कुछ कंपनी को आ रहा है कुछ जा रहा है। लास्ट में जब मंथ में या फिर साल भर में उसका जो कैलकुलेशन किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि हमारी कंपनी का बजट इतना था, ठीक है। तो वही होता बजट। तो बजट आय और व्यय पर आधारित एक योजना है। दूसरे शब्दों में अगर सिंपल भाषा में समझें तो यह इस बात का अनुमान है कि आप एक निश्चित अवधि जैसे कि 1 महीने या 1 वर्ष में कितना पैसा कमाएंगे और कितना खर्चा करेंगे। बाद में कैलकुलेशन होगा कि हमने भाई 1,000 खर्चा किया है पूरे साल भर में और हमारी जो इनकम है वो 2,000 हुई है और हमारे खर्चा 1,000 था, तो बजट साल भर में महीने भर में आपका निकला कि हाँ भाई बजट हमारा जो था वो कुल मिला के जो था वो 2,000 का था, लेकिन उसमें क्या हुआ 1,000 खर्चे हो गए थे तो 1,000 बचा, ठीक है। तो ये हमारा बजट कहलाएगा बस। बाकी इसको आप अपने हिसाब से, ये सिंपल भाषा मैंने आपको प्रयास किया बताने का, बाकी इसी तरह आप किसी भी चीज़ का बजट के बारे में लिख सकते हैं। अगला यूनिट आपका आ जाएगा प्रशासनिक कानून क्या है, ठीक है। प्रशासनिक कानून किसे कहते हैं, प्रत्यायोजित विधान क्या है, प्रशासनिक न्याय, ठीक है, न्याय
अधिकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। तो प्रशासनिक कानून, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर का क्वेश्चन आएगा, इसको तय कर लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रतियोजित विधान, इसको भी पढ़ लीजिएगा। प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये टॉप लेवल का टॉपिक है, फिर का क्वेश्चन आएगा, तय आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला यूनिट आपका आ जाएगा यूनिट नंबर 6। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो है न्याय लोक प्रशासन किसे कहते हैं, नया लोक प्रशासन, नया लोक प्रशासन या फिर नवीन लोक प्रशासन, जिसको नया बोलते हैं, ठीक है। नवीन या फिर नया लोक प्रबंधन क्या है, ठीक है। नया लोक या फिर नवीन लोक सेवा दृष्टिकोण क्या है, ठीक है। सुशासन क्या है, इन सब से जुड़े क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, तो इनको आप पढ़ना और इनसे जुड़े क्वेश्चन पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। बाकी हम आपको क्वेश्चन आंसर वाली चीज़ में कवर ही कराएंगे। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं लोक किसके बारे में, 1 मिनट। सिंपल सा इसका परिचय आप लिख सकते हैं यहाँ पर नया लोक प्रशासन के बारे में, कि नवीन लोक प्रशासन की यह मान्यता है कि प्रशासन में नीति निर्माण, नीति ठीक है, क्रियान्वयन और नीति मूल्यांकन सदैव नैतिकता के आधार पर होता है, अर्थात नैतिकता पर बल देता है। नवीन लोक प्रशासन परिवर्तन में विश्वास रखता है और यह सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील होता है। नवीन लोक प्रशासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो नवीन लोक प्रशासन ये होता है, ये हमेशा परिवर्तन पर विश्वास रखता है, यानी कि जब जब भी कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, लोक प्रशासन में, उस पर मेन ये विश्वास रखता है, उसी पर ही वर्क करता है, ठीक है। लोक प्रबंधन के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी टॉप लेवल का टॉपिक है, ठीक है। और आपका सुशासन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अभी से तैयार कर सकते हैं। अगला यूनिट आ जाएगा विकास प्रशासन किसे कहते हैं, और विकास प्रशासन की अवधारणा के बारे में क्वेश्चन आएगा। प्रशासनिक विकास क्या है, ठीक है, और उसके बीच संबंध बताइए। राजनीतिक एवं अस्थायी कार्यकारी के बीच, राजनीतिक एवं अस्थायी कार्यकारी के बीच संबंध बताना, ठीक है। तो हम आपको इसमें थोड़ा बताएंगे विकास प्रशासन के बारे में। तो विकास प्रशासन का मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ, ठीक है, यानी कि इसकी बारे में परिचय। तो विकास से संबंधित प्रशासन से लिया जाता है, मतलब कि जो विकास प्रशासन का जो अर्थ है, विकास से संबंधित प्रशासन से लिया जाता है। यह सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से राष्ट्र अर्थव्यवस्था में परिणात्मक एवं गुणात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रयास है, ठीक है। जो विकास प्रशासन का मतलब ये हुआ कि कोई भी योजना है, ठीक है, सरकार द्वारा या फिर सरकार द्वारा बनाई गई कोई योजना है, ठीक है, उसमें अर्थव्यवस्था में परिणात्मक, यानी कि अर्थव्यवस्था यानी कि फाइनेंशियल, रुपये पैसे वाली बात हो रही है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ परिणाम आए, ठीक है, और उसमें कुछ जो गुण है, कुछ क्वालिटीज़ हैं, उसमें कुछ बदलाव आए, ठीक है, उसी का ये डेवलपमेंट, जो मतलब कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यानी कि विकास प्रशासन, उसी का एक प्रयास है, ठीक है, कि कुछ परिणाम आए और कुछ उसमें क्वालिटी आए, ठीक है, अर्थव्यवस्था में, वही होगा विकास प्रशासन। बाकी इसमें और भी टॉपिक्स है। भारतीय प्रशासन का विकास में प्राचीन, देखिए भारतीय प्रशासन का विकास प्राचीन काल में, यानी कि बहुत पहले कैसे हुआ, आज के 50-200 साल पहले, 100 साल पहले। उसके बाद भारतीय प्रशासन का विकास मध्यकाल में, यानी कि जो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए प्राचीन काल का मतलब ये हो गया कि आज के एग्जाम्पल के लिए 100 साल पहले, ठीक है, प्राचीन काल में 100 साल पहले भारतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ। उसके बाद मध्यकालीन, मध्यकालीन का मतलब आप लोग एवरेज ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए 50 साल। तो मध्यकालीन में भारतीय प्रशासन का विकास 50 साल पहले कैसे था, ठीक है, विकास कैसे हुआ। उसके बाद आधुनिक, आधुनिक का मतलब करंट में, ठीक है, तो आधुनिक का मतलब करंट में, तो भारतीय प्रशासन का विकास आधुनिक समय में कैसे हो रहा है, कैसे हुआ, उसके बारे में। तो ये रहा पूरा का पूरा यूनिट 8, जो कि मैंने बेसिक परिचय आपको बताया। बाकी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज़ में हम आपको बताएंगे, और ये हमने सिलेबस हिंदी में कन्वर्ट कर रखा ताकि आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अपना एग्जाम की तैयारी करते रहें। फिलहाल मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।